हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो ये क्लास है वो वापस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट देखा था मानव का पाचन तंत्र, और जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था ग्रसनी वाला भाग, ग्रसी का आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत देखा था। उसके अंदर किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, वो सब हमने पढ़ा था। मतलब आहार नाल वाला टॉपिक था जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारी पाचक ग्रंथियां बचती है, क्योंकि हमने पाचन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया था, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो पिछली क्लास तक हमने आहार नाल के सब भागों को कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, पाचक ग्रंथियां हम किसको बोलेंगे? हमारे शरीर के वो अंग जो भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइमों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे। और हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है। हमारे शरीर में तीन प्रकार की पाचक ग्रंथि होती है। सबसे पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। अगर आपको पूछे कि निम्न में से मानव शरीर में कौन सी पाचक ग्रंथि है, तो आपको तीनों आंसर देना है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सी मुख्य पाचक ग्रंथि है, तो आपको आंसर क्या देना है? अग्नाशय या पेनक्रियाज। क्योंकि जो अग्नाशय होता है वो भोजन के पाचन के लिए अधिकतम एंजाइमों का निर्माण करता है। भोजन के पाचन के लिए जितने एंजाइम चाहिए 90% एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? अग्नाशय करता है। तो जो इसलिए अग्नाशय होता है इसको क्या बोला जाता है? मुख्य पाचक ग्रंथि। तो अग्नाशय को कहेंगे मुख्य पाचक ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों का हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लार ग्रंथि। जब मैं आहार नाल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया कि जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, और ये तीन जोड़ी होती है। तो लार ग्रंथियों को पढ़ेंगे सबसे पहले हम, फिर यकृत और अग्नाशय। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि या सैलाइवरी ग्लैंड होती है वो हमारे मुंह में पाई जाती है। मनुष्य में ये तीन जोड़ी होती है, यानी टोटल नंबर है वो 6 है। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है पेरोटिड ग्रंथि, जो हमारे कान के पास स्थित रहती है। दोनों कानों के पास एक एक पेरोटिड ग्रंथि होती है, यानी संख्या में 2 हो गई। और मानव शरीर की यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। तो ध्यान रखना, पेरोटिड ग्रंथि होती है वो कान के पास स्थित रहती है। दूसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है वो होती है सब मैंडिबुलर। ये लार ग्रंथि हमारे जबड़ों के पास पाई जाती है, दोनों साइड। और जो तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि होती है वो होती है सबलिंगुअल, जो हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है एक जोड़ी के रूप में, यानी टोटल संख्या है वो 2 होती है इसकी। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ध्यान रखना, पेरोटिड ग्रंथि होती है वो कान के पास पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है ये। दूसरी है सब मैंडिबुलर, जो जबड़ों के पास पाई जाती है। और तीसरी है सब लिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाई जाती है।
तो ये तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां, इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ लार ग्रंथियों के द्वारा क्या कार्य होता है और उसका कैसे प्रोसेस होता है आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, मुंह में पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार का निर्माण किया जाता है। जो हमारे लार मुख कुआ में लसलसा पदार्थ है वो क्या है, लार। और इन लार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इन तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो लार है उसका संगठन कैसे होता, और उस लार के अंदर ही एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। अब ये जो तीनों ग्रंथियां वो लार को निकालेगी, लार में एंजाइम होते हैं, तभी तो इन ग्रंथियों को हमने क्या बोला, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां हम उसे ही बोलेंगे जिस जो क्या करती है, भोजन के पाचन के लिए एंजाइमों का निर्माण करती है। तो जो लार ग्रंथियां है वो भोजन के पाचन के लिए लार निकालेगी और उसके अंदर क्या होंगे, दो प्रकार के एंजाइम होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार का संगठन, कि लार में क्या क्या पाया जाता है। जो लार ग्रंथियां उनके द्वारा लार का निर्माण किया जाएगा, और लार के अंदर 98% होता है वो जल होता है, और 2% क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए जो लार है उसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। लार में दो प्रकार के एंजाइम होंगे, एक होगा टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है, और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है। ध्यान रखना, लार में 98% होता है वो जल होता है, 2% होते हैं वो एंजाइम होते हैं, और जो लार का पीएच होता है वो होता है 7.4, यानी ये हल्की सार होती है। आपको पता होगा यदि किसी विलेन का पीएच 7 से ऊपर है तो वो सार है, और यदि किसी विलेन का पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल है। अब लार का पीएच 7 से ऊपर है लेकिन 7 के आसपास ये, मतलब ये कैसी होती है, हल्की सार होती है। लेकिन इन एंजाइमों के कार्य करने के समय ये अपना पीएच है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती है। तो नॉर्मल जो लार का पीएच रहता है वो रहता है 7.4, यानी ये हल्की सार होती है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके एंजाइमों के कार्य। तो देखिए अब हम देखते हैं जो दोनों एंजाइम है, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम होता है इसे एमाइलेज भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो टाइलिन एंजाइम है ये भोजन के पाचन का काम करेगा। किस प्रकार करेगा, यदि आप भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक शर्करा होती है स्टार्च,
तो यदि आप भोजन के अंदर स्टार्च ले रहे हो, स्टार्च को मंड भी कहा जाता है। यदि आप आलू खाते हो तो आलू में सबसे ज्यादा कौन सी शर्करा होती है? स्टार्च शर्करा होती है। अब यदि आप भोजन के अंदर स्टार्च ले रहे हो तो उसका पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन एंजाइम करेगा। मुख्य रूप से जो पाचन की क्रिया होती है मैंने आपको बताया छोटी आंत में होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च का पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? हमारे मुंह में ही हो जाती है। और कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज। तो टाइलिन एंजाइम इसको पाचित कर देगा, पूरे स्टार्च का पाचन नहीं करेगा, ये इसके 30% भाग का पाचन करेगा। बाकी जो 70% डाइजेशन है, पाचन है, 70% वो कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। लेकिन 30% पाचन है वो हमारी मुख्य गुहा में हो जाएगा। और कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन या एमाइलेज। अब देखिए, जब टाइलिन एंजाइम इस स्टार्च का पाचन कर रहा होगा तो इस टाइलिन एंजाइम को काम करने के लिए हल्का अम्लीय माध्यम चाहिए, जबकि आपको पता है कि लार है उसका सामान्य पीएच कितना रहता है? 7.4, यानी हल्का सारी रहता है। तो इस एंजाइम को कार्य कर सके अच्छी तरह, इसलिए जो लार है वो अपना पीएच थोड़ा सा चेंज कर लेती है और उसका पीएच कितना हो जाता है? 6.8, यानी हल्का अम्लीय हो गया। अब ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा और उसको माल्टोज में चेंज कर देगा। आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, हम जो भी स्रोत लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनको यदि हम जब तक ग्लूकोज में नहीं बदलेंगे तब तक वो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं दे सकता। तो आपको पता है कि स्टार्च किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। यहाँ पर स्टार्च को तोड़कर टाइलिन एंजाइम ने किस में बदल दिया? माल्टोज में। माल्टोज एक द्विशर्करा है, इसका अंदर अवशोषण नहीं हो सकता। यदि हम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेंगे तो ही इसका क्या होगा? अवशोषण होगा। तो माल्टोज को तो मुंह में ही बना के छोड़ दिया गया, बाकी इस माल्टोज का पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में एक एंजाइम करेगा जिसका नाम है माल्टेज। तो छोटी आंत के अंदर जब ये माल्टोज जाएगा तो माल्टेज नामक एंजाइम इस माल्टोज को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का कोशिका में अवशोषण हो जाएगा और उसमें से एनर्जी निकाल ली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस अभी ध्यान नहीं रखना है, हमें अभी इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि हम टाइलिन एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना टाइलिन एंजाइम का क्या काम होता है? टाइलिन एंजाइम का काम होता है भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च का पाचन करके उसको माल्टोज में बदल देना। 30% स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम कर देगा मुख्य गुहा में, बाकी जो बचता है उसका पाचन होगा छोटी आंत में माल्टेज नामक एंजाइम के द्वारा। और जब टाइलिन एंजाइम काम कर रहा होता है तो लार की पीएच कितनी हो जाती है? 6.8। तो ये टाइलिन एंजाइम का काम है। दूसरा जो एंजाइम था वो था लाइसोजाइम। तो देखिए, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और जो भी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, तो ये एक प्रतिरक्षी के रूप में काम करता है। तो ध्यान रखना, भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। ये हमारी आंसुओं में भी पाया जाता है, ये हमारे पसीने में भी पाया जाता है। तो पसीने से क्या होगा कि जब त्वचा पर कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस आदि बैठते हैं तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा? उनको नष्ट कर देगा। और इसी प्रकार यदि हमारे भोजन के साथ कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव आ गया है तो ये लाइसोजाइम उसको मुख्य गुहा में ही नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और टाइलिन एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है। तो दोनों एंजाइमों को आप नोट कीजिए।
तो अगली पाचक ग्रंथि हम पढ़ते हैं यकृत। पहली आपके पाचक ग्रंथि थी लार ग्रंथि। 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, और उसके अंदर 2 एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब अगली पाचक ग्रंथि पढ़ते हैं हम यकृत, या जिसको हम बोल सकते हैं लीवर, या इसको सामान्य भाषा में जिगर भी कहा जाता है। देखिए, जो यकृत होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, क्योंकि इसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। उससे कम थोड़ा सा होता है, 1400 ग्राम होता है, वो हमारे मस्तिष्क का होता है। लेकिन मस्तिष्क से ज़्यादा किसका होता है? यकृत का होता है। इसलिए यकृत को कहा जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, और इसको बोला जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्योंकि वजन भी ज़्यादा है इसका। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। देखिए, जो यकृत होता है इसके द्वारा एक रस का निर्माण किया जाता है, उसे बोलेंगे पित्त रस या बाइल जूस। तो जो यकृत होता है वो एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। सबसे पहले मैंने आपको जब पूरे पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया था तब बताया था, तो वापस बताती हूँ मैं आपको। ये आपके ग्रास नली थी, ये आमाशय था, उसके बाद ये छोटी आंत वाला भाग आ गया। तो आमाशय के पास में यहाँ पर एक त्रिभुजाकार भाग था जिसको हमने क्या बोला था? यकृत। इसकी 2 पालियां होती है, एक बाईं पाली और एक दाईं पाली। जो दाईं पाली होती है वो बड़ी होती है और बाईं है वो छोटी होती है। तो एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जो हमारे आमाशय के पास में पाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? यकृत। ये बाईं पाली और ये दाईं पाली। यकृत के नीचे एक छोटी थैलेनुमा संरचना होती है, उसको कहेंगे पित्ताशय, या इसको गॉल ब्लैडर भी बोला जाता है। अब ये जो थैले जैसी संरचना होती है ये क्या काम करेगी? जो यकृत है वो यहाँ से पित्तरस का निर्माण करेगा। यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है? पित्तरस का। और इस पित्तरस को निर्मित करके ये किस में डाल देगा? पित्ताशय के अंदर डाल देगा। तो ध्यान रखना, पित्तरस का निर्माण है वो यकृत के द्वारा किया जाता है, और पित्तरस का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। देखिए, ये जो पित्तरस है ये क्या काम करेगा? कुछ ना कुछ पाचन से संबंधित काम करेगा, तभी तो यकृत को पाचक ग्रंथि बोला गया है। तो ये पित्तरस क्या काम करेगा? पित्तरस या बाइल जूस बोला जाता है इसको। ये जो पित्तरस है ये वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। सहायक होता है, पाचन नहीं कर सकता। देखिए, अगर हम वसा खाते हैं, घी तेल खाते हैं, तो उनका पाचन करने के लिए हमारे अग्नाशय से एंजाइम निकलता है लाइपेज, वो उस वसा का पाचन करेगा और उस वसीय अम्ल में तोड़ देगा। लेकिन एक शर्त है कि वो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन तभी करेगा जब उसे वसा के साथ क्या मिला हुआ दिखाई देगा? पित्तरस। तो यदि पित्तरस नहीं होगा तो वसा का पाचन और अवशोषण नहीं हो सकता, यानी ये वसा के पाचन और अवशोषण में सहायता करता है। तो पित्तरस प्लस वसा, पित्तरस यदि वसा के साथ मिला हुआ होगा तो फिर वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? लाइपेज। और वसा को किस में तोड़ देगा? वसीय अम्ल में।
फैटी एसिड में। लेकिन यदि वसा के साथ पितरस नहीं मिला हुआ है तो लाइपेज एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाएगा और वसा का पाचन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, पितरस है वो वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पितरस है वो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करेगा, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो पितरस को वास्तविक पाचक रस हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पितरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगर इसके अंदर एंजाइम होता तो ये भी वसा का पाचन कर सकता था, लेकिन पितरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए पितरस है वो वास्तविक पाचक रस नहीं कहलाता है। तो इसके आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। यकृत है उसके द्वारा पितरस का निर्माण किया जाता है, लेकिन पितरस का संग्रह कहाँ पर होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। पित्ताशय एक थैलेनुमा संरचना होती है जो पितरस का संग्रह करती रहती है। पितरस होता है वो वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है, अथवा पितरस है वो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। पितरस को वास्तविक पाचक रस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपके पॉइंट लिख रही हूं। तो आपको पितरस के बारे में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि पितरस का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, तथा पितरस का संग्रह है वो पित्ताशय द्वारा किया जाता है। पितरस वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है, अर्थात ये लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। और पितरस को वास्तविक पाचक रस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। हम पाचक रस उसे बोलेंगे जिसके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है, जबकि पितरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए हम इसे पाचक रस नहीं कह सकते। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखते हैं अगली पाचक ग्रंथि जो है अग्नाशय।
तो अगली पाचक ग्रंथि हम पढ़ते हैं अग्नाशय, जो मुख्य पाचक ग्रंथि होती है। अग्नाशय को मुख्य पाचक ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए 90% एंजाइमों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाएगा मुख्य पाचक ग्रंथि। अब देखिए, जो अग्नाशय है इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग ऐसे होते हैं जो एंजाइमों का निर्माण करते हैं, उनको हम बोलेंगे बहिःस्रावी, और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हार्मोन का निर्माण करते हैं, उनको हम बोलेंगे अंतःस्रावी। लेकिन अग्नाशय ऐसा अंग है जो हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है, इसलिए अग्नाशय को क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय के दो भाग है, बाहरी भाग कहलाता है कोर्टेक्स और आंतरिक भाग कहलाता है मेड्यूला। कोर्टेक्स भाग से एंजाइम निकलते हैं और मेड्यूला भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा और बीटा, जो दो एंजाइम हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, तो इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है ये बताती हूं मैं पहले। मिश्रित ग्रंथि यानी किसका निर्माण करेगी? एंजाइम का भी निर्माण करेगी और हार्मोन का भी निर्माण करेगी। ये आपके अग्नाशय की संरचना होती है। ये बाहरी भाग कहलाता है कोर्टेक्स और आंतरिक भाग कहलाता है मेड्यूला। इसके बाहरी भाग कोर्टेक्स से स्रावित होंगे एंजाइम, और मेडुला से स्रावित होंगे हार्मोन। अब देखिए, मेडुला से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। आपको पता हो तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये कोशिका के अंदर ग्लूकोज के प्रवेश को सुगम बनाता है, जबकि जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। देखिए, हमारी जो भाग है रक्त वाला, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट द्रव और अंदर वाली कोशिका। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज को कोशिका के अंदर भेजेगा, जबकि जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लूकोज को बाहर रक्त में ही रखना पसंद करेगा। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में जो कोशिकाएं उनके अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता है और उस रोग को बोला जाता है मधुमेह रोग या शुगर। मधुमेह, शुगर या डायबिटीज बोला जाता है इसको, जो किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो यहीं से आप पॉइंट ध्यान रखना कि मधुमेह या शुगर रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की। और इसे डायबिटीज इंसिपिड मेलाइटस भी कहा जाता है, शुगर होता है इसको। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा? कोशिका के अंदर ग्लूकोज के प्रवेश करने को सुगम बनाएगा। बस ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना कि अग्नाशय के आंतरिक भाग से इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है। जो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं वापस इसका डिस्कस करूंगी, क्योंकि उसमें हम सिर्फ अंतःस्रावी के रूप में इसको लेंगे, मेडुला वाले भाग को, और दोनों कोशिकाओं की संरचना भी देखेंगे, अल्फा और बीटा, और इनसे निकलने वाले हार्मोनों को भी डिस्कस करेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अभी आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो आपके अग्नाशय है इससे दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह या शुगर। फिर हम देखते हैं कि जो अग्नाशय के बाहरी भाग से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, अग्नाशय जो रस निकलता है, जो अग्नाशय है उससे एक ऐसा रस निकलेगा जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होंगे? एंजाइम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अग्नाशयी रस। और वो एंजाइमों से भरा हुआ रस है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पाचक रस भी बोलते हैं।
अग्नाशय से जो एंजाइमों से बना हुआ रस स्रावित होता है उसको क्या बोलेंगे? अग्नाशयी रस। और वो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पाचक रस बोला जाता है। अब देखिए अग्नाशय मुख्य रूप से कई प्रकार के एंजाइम निकालता है। उनमें से देखिए सबसे पहले एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दो प्रकार के एंजाइम है। उसके अलावा लाइपेज एंजाइम भी निकलता है, सुक्रेज, माल्टेज, ये सारे एंजाइम निकलेंगे। लेकिन अग्नाशय से जो ये एंजाइम निकलते हैं ना, ये निष्क्रिय रूप में होते हैं, यानी अभी ये भोजन का पाचन नहीं कर सकते। तो फिर इनको सक्रिय कौन करता है? तो देखिए जो छोटी आंत और बड़ी आंत वाला भाग है, इसके सबसे अंदर वाली परत होती है म्यूकोसा, वहां से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलेंगे एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? सबसे पहले इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करेगा, और फिर जब ट्रिप्सिनोजन सक्रिय हो जाएगा तो ये बाकी अग्नाशय के एंजाइमों को सक्रिय कर देगा। तो कैसे होगा प्रोसेस? जो ट्रिप्सिनोजन है वो किस रूप में? निष्क्रिय रूप में। और इसको सक्रिय रूप में कौन बनाएगा? एंटेरोकाइनेज। जब इसका सक्रिय रूप बनेगा तो उसका नाम होगा ट्रिप्सिन। और जो ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। आपको याद होगा तो आहार नाल में मैंने बताया था कि जो आमाशय का पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है आमाशय के अंदर। लेकिन छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन करता है। ये ट्रिप्सिन सक्रिय रूप है। सबसे पहले जब ये अग्नाशय से निकला था तो ये निष्क्रिय रूप में था, इसका नाम था ट्रिप्सिनोजन। फिर इसको सक्रिय किसने किया? एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज एक ऐसा पदार्थ होता है जो छोटी आंत की सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा से स्रावित होता है, और ये इस ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम को सक्रिय करेगा, बाकी को सक्रिय करने का काम फिर किसका होगा? ट्रिप्सिन का होगा। एंटेरोकाइनेज बोलेगा कि भाई मैं तेरे एक को सक्रिय कर देता हूं, बाकी तू जाने और तेरे सारे एंजाइम जाने। तो फिर आगे सारे काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। जैसे ये है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी किस रूप में? निष्क्रिय रूप में। तो इसको अब सक्रिय कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। ट्रिप्सिन जैसे इसको सक्रिय करेगा तो ये इसका नया जो सक्रिय रूप होगा उसको बोलेंगे काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। तो इस प्रकार अग्नाशय के एंजाइम निकलते हैं जो उसको अग्नाशय रस बोलते हैं। और वो जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? निष्क्रिय रूप में होते हैं, उनको सक्रिय किया जाता है। और जब सक्रिय किया जाता है तो वो छोटी आंत में जाकर स्रावित होता है। और आपको पता है छोटी आंत के अंदर ही मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। क्यों होता है छोटी आंत के अंदर? एक तो छोटी आंत की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें इस प्रकार के उभार और गर्त पाए जाते हैं, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा, जो अग्नाशय अपने रस डालेगी ना, वो किसके अंदर डालती है? छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है उसको बोलेंगे ग्रहणी। और इस ग्रहणी के अंदर ही अग्नाशय है वो अपने पूरे पाचक रस डालेगी, अग्नाशय रस डालेगी। तो भोजन के पाचन का लगभग 90% भाग है वो किस में पूरा हो जाएगा? ग्रहिणी में पूरा हो जाएगा। लगभग पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो ध्यान रखना प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। और कौन से एंजाइम ने किया था? पेप्सिन ने पाचन किया था उसका। यदि आपको पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में होता है। अभी हमने पढ़ा कि लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है वो मुख्य गुहा में जो उस स्टार्च का पाचन कर देगा। और स्टार्च इसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी मुख्य गुहा में हो जाता है।
प्रोटीन का पाचन है वो हमारे आमाशय में शुरू हो जाता है, लेकिन वसा का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर। ये प्रारंभ चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन पूर्ण पाचन किसके अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर। आहार नाल का मुख्य पाचक भाग क्या होता है? छोटी आंत। और सबसे लंबा भाग भी क्या होता है? छोटी आंत। तो अग्नाशय के ये कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम, उसके अलावा कुछ एंजाइम और है, जैसे देखिए माल्टेज एंजाइम। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये माल्टोज को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। देखिए मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ये होता है डाइसैकेराइड, ये द्विशर्करा है, और जब द्विशर्करा टूटेगी तो वो 2 एकल शर्कराओं का निर्माण करेगी। तो ध्यान रखना, जब माल्टोज टूटता है तो वो कितने ग्लूकोज बनाता है? 2 ग्लूकोज बनाता है। और माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? माल्टेज। फिर हम देखते हैं लेक्टोज। लेक्टोज को एंजाइम जो तोड़ता है उसको बोलेंगे लेक्टेज, और लेक्टोज टूटकर बदलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये भी एकल शर्करा होती है। उसी प्रकार होता है सुक्रोज, इसको तोड़ेगा एंजाइम सुक्रेज, किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। तो इस प्रकार कई मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं, ध्यान रखना। माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और लेक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। तो ये आपके अग्नाशय था, मुख्य पाचक ग्रंथियां पढ़ी हमने, आहार नाल पढ़े। इसके साथ ही आपके जो पाचन तंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके एक नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ तक की थी आपकी ये क्लास।